नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक क्यों किस लिए का पहला भाग। ये श्याम फड़के के मूल मराठी नाटक कशासाठी कोणासाठी का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार और अनुवादक अकल्पिता तुलापुरकर, निर्देशक सुदर्शना कुमार। सुनते हैं इस नाटक का दूसरा और आखिरी भाग। वीनू, इस समय मेरे घर में क्या हो रहा होगा ये सोच भी नहीं सकती। अरे जाने दो लीलू, अब वो घर तुम्हारा नहीं, हम दोनों का घर, वो तुम्हारा घर। फिर भी वीनू, कुछ दिन तो घर की याद आएगी ही ना। वीनू, मैंने तुम्हारे लिए घर ही नहीं छोड़ा, सारे नाते रिश्ते भी तोड़े हैं। कौन है? साहब, चाय कॉफी नाश्ता कुछ चाहिए? लीलू, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय कॉफी? कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। ए लीलू, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, घर की याद आ गई। रोज दोपहर में माँ के लिए चाय बनाती थी। जानते हो वीनू, जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात उन्हें मालूम हुई, उस दिन से उन्होंने मेरी चाय लेना बंद कर दी। और माँ ही नहीं, घर के सब लोग एकदम बदल गए, जैसे जैसे मैं कोई अपराधी थी। और मेरा अपराध था कि मैंने एक ऐसे युवक से शादी करने का निश्चय किया जो मेरी पहचान का, मेरी पसंद का था, जिसके साथ मेरे विचार मिलते थे। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे घर के सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे, और फिर कारण एक ही, तुम अच्छे हो पर दूसरी जात के हो बस। ये लोग आसपास आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? ये लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़कर किताबों में ही रखते हैं। अपना मानसिक विकास करें, मन बड़ा करें, जात पात झूठे रीति रिवाज छोड़ने का प्रयत्न करें, ये उन्हें क्यों नहीं सोचता? मेरे घर में भी यही बात है। मेरे घर में मेरे एक दोस्त के पलंग पर बैठते ही मेरी माँ की भौहें तन जाती हैं। अच्छा? हाँ, पर सच कहूं लीलू, तुम्हारे घर वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारे घर में अच्छा बना हुआ मैं तुमसे शादी करने के लिए कहते ही यकायक बेकार कैसे हो गया? हमारे एक रिश्तेदार ने तो बवंडरी खड़ा कर दिया था। अच्छा? मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, ये पता लगते ही हमारे घर दौड़ते हुए आए। अप्पा, माँ, शोभा ताई, मुझे, हम सभी को बुलाकर क्या कहा मालूम है? क्या? अभी मैं लिली की शादी अपनी जात के एक फर्स्ट क्लास लड़के से करवा देता हूँ। लड़का दिखने में उतना अच्छा नहीं, पर बहुत ही धनवान है। और पता नहीं क्या क्या गुण बताए लड़के के। इस तरह के लोग शादी करवाना यानी नहाने वहाने जैसा काम समझते। नंबर लगा कर रखना, हो गया एक का नहाना, चलो भाई दूसरा कौन, तैयार रहिए, जल्दी कीजिए। वैसे तुम्हारे अप्पा को ये सब पसंद आया होगा? नहीं, बल्कि अप्पा ने कहा, विशु भाई, लड़का देखे बिना और हमारी लीला को पसंद आए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग केवल गणित जानते हैं लीला। वीनू, कब सुधरेंगे ये लोग? सुधरेंगे, हम शुरू करेंगे लीलू। हम यानी तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं। हमारे पूर्वजों को समझ में ना आया, या ध्यान में आकर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर ऐसा हम करेंगे लीलू, तो हमें कोई माफ नहीं करेगा। हमें बदलने हैं ये जात पात और झूठे रीति रिवाज। इनकी छाया तक हम अपने घर में नहीं आने देंगे। हमारे बच्चों पर भी आधुनिक विचारों के संस्कार होने चाहिए। क्यों हंस क्यों रही हो तुम? किसी का कुछ अता पता नहीं, और हमारे बच्चे। लेकिन तुम तो पहले मुझे बाबा कह चुकी हो।
गलती हो गई बाबा। फिर बाबा। छोड़ो ना, प्लीज छोड़ो। अरे देखो देखो कोई आ जाएगा। अरे अरे कोई नहीं आएगा, दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं। जेल के दरवाजों का कोई भरोसा नहीं। छोड़ो न चाहने पर भी खुल जाते हैं ये। तुम्हें कब अनुभव हुआ? मुझे नहीं, दूसरों से सुना है। अच्छा रुको, खिड़की खोलती हूँ। हाँ खोलो, यानी मेरी पसंद की रिदम भी सुनाई देगी। क्यों, किस लिए? और फिर तुम जवाब दोगी? मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए। चलो चलो वीरू, वो देखो अपना डिब्बा। जी। अरे भाग भाग बंडू, चल जल्दी कर, गाड़ी छूटने का समय हो गया है। उसी डिब्बे में अपनी सीट से। माँ, मेरी चप्पल गिर गई। ओहो, कहाँ डाल दी चप्पल? एक नंबर का पागल है तू। कहाँ गई तेरी चप्पल? पता नहीं। शायद गाड़ी के नीचे ना चली गई हो। मूर्ख कहीं का। अजी आप देखिए ना जरा। अरे वो देखो पीछे तो है। चल जल्दी करो। माँ पहन लो। ओ हाथ में ले लेना। अच्छा। गाड़ी छूट रही है, जल्दी कर, चप्पल धक्का क्यों दे रही हो माँ? चल ना अंदर। अच्छा चढ़ तो गया। वो देखो हमारी सीट्स 22, 23 और 24। लेकिन बाबा, हम तो 4 हैं। आप, माँ, बेबी और मैं। और सीट सिर्फ 3। बक बंद कर अपनी। जल्दी से बैठ जा जगह पर। अच्छा। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? जरा ओहो बैग को वहाँ मत रखिए, मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास बेबी है, अपने पास रखिए बैग। हाँ ये ठीक है। हाँ पैरों के पास रख लीजिए। ठीक है, अब ठीक है। माँ, मुझे खिड़की के पास बैठना है। खिड़की विड़की कुछ नहीं मिलेगी। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जा। नहीं माँ, मैंने कहा ना चुप करके बैठ। अरे उसे क्यों मारती हो लीलू? बच्चा है वो। मेरा तो अभी भी मन खिड़की के पास बैठने को करता है। आपका मन क्या करता है ये मैं अच्छी तरह जान गई। अब जरा बेबी को ले लीजिए ना। पंडू, तू अपनी जगह पर ठीक से बैठता है कि नहीं? फालतू में इधर उधर मत घूम। कहा ना खिड़की नहीं मिलेगी। अजी बेबी को ले रहे हैं ना। लाओ, बहुत देर से सो रही है। हाँ जब से घर से निकले हैं तभी से सो रही है। हाय मेरे तो हाथ भी दुखने लगे। आओ मुन्ना, इधर आओ। तुम्हें खिड़की के पास बैठना है ना? आओ बैठो बैठो। और अपने बाबा को भी इधर अपने पास बैठने के लिए कह दो। मैं उधर तुम्हारी माँ के पास बैठ जाती हूँ। अच्छा। माँ, देखो मैं खिड़की के पास बैठ गया। अच्छा अब ढंग से बैठ। अच्छा। और खिड़की से बाहर सिर मत निकालना। हाँ, कोयले के कण आँख में आ जाएंगे। सुनो जी, मैं यहाँ चादर बिछा देती हूँ, बेबी को उस पर सुला दीजिए। ठीक है। आप लोग कहाँ जाने के लिए निकले हैं बहन जी? अपनी कुलदेवी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा वहाँ देवी माँ से हमें अपनी बेबी के लिए मनौती मारनी है ना? पंडू बोलने दो बहन जी, बच्चे बड़े भोले होते हैं। जी कुछ भी बोलता रहता है। मनौती वगैरह कुछ नहीं बहन जी। दरअसल बात यह है कि मेरी ये लड़की जन्म से बोलती नहीं। उसे देवी माँ के चरण स्पर्श करवाने हैं। वैसे तो सभी तरह के इलाज भी करवा रहे हैं, श्रद्धा भी एक उपाय है, वो भी कर लेते हैं। बाबा, वो देखिए, पेड़ भाग रहे हैं। पेड़ नहीं भाग रहे बंडू, हम भाग रहे हैं। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो गाड़ी में बैठे हैं। पर गाड़ी हमें लेकर भाग रही है। और केवल हमें लेकर भाग ही नहीं रही, बल्कि भागते भागते पूछती है, क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए। ऐसा क्यों पूछती है बाबा? कहिए ना बाबा, ऐसा क्यों पूछती है? वो कहती है बेटे कि मैं तुम्हें इतना दूर दूर ले जाती हूँ, पर तुम ये यात्रा किस लिए करते हो, क्यों करते हो? ये हमें बताना होता है। सुनो जी, मुझसे कुछ कहा लीलू? वो
परसों बसंत भाई क्या कह रहे थे? बाबा बताइए ना। बंडू, बाबा को तंग मत कर। उधर देख खिड़की के बाहर। अच्छा। क्यों जी? हो, ये आप खिड़की के बाहर क्या देख रहे हैं? कुछ मैं नहीं, आपसे पूछ रही हूँ ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तो आपकी हमेशा की आदत है, कुछ बताएंगे नहीं। और उधर बसंत भाई साहब हैं, अपनी पत्नी को सब कुछ बता देते हैं। भाभी जी के कहने पर वो एकदम कठपुतली की तरह गर्दन हिलाते हैं और वही सब करते भी हैं। हंसिए हंसिए, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर। मैं भी ऐसी कठपुतली बन जाऊं, तुम्हारी यही इच्छा है ना? अच्छा बताता हूँ भाई। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि देवी माँ के पैरों पड़कर मनौती मारने से बेबी क्या बोलने लगेगी। तो ये सवाल उन्होंने मुझसे क्यों नहीं किया? लेकिन तुम्हारा जवाब मैंने उन्हें दे दिया। तुमने? हाँ, क्योंकि मैंने भी तुमसे यही सवाल किया था और तुमने जवाब दिया था कि ये प्रयास करने में क्या हर्ज है। मुझे वो जच गया और इसीलिए तो हम निकले हैं। खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरे के काम में रोड़ा अटकाना। भाभी जी ने भी ताना कसा था मुझ पर। हाँ? जानबूझकर मेरी ओर देखकर कहा, पढ़े लिखे समझदार भी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अरे ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं नहीं भूल सकती। उन्हें मालूम है हमने क्या क्या इलाज करवाए हैं। कितने डॉक्टर, वैद्य, होम्योपैथी सभी का इलाज कराया, कुछ बाकी नहीं रखा। अब मेरी माँ ने अनुभव से कहा कि ये उपाय करो, तो ये भी तो करके देखना है ना। अरे उसके लिए मैंने कभी मना किया है क्या? तुम्हारी माँ ने सुझाया, हमने माना। दादा ने कहा, वो भी सुना हमने। अरे भाई, अपने लोगों के विचार हमारी अच्छाई के लिए होते हैं। अब उनके बताए मार्ग स्वीकार करना है या नहीं, ये तो हमें ही तय करना है ना। अब दादा को पसंद नहीं था, फिर भी हम आए ना। पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? देखो लीलू, हमारी शादी को 11 बरस हो गए। 11 साल पहले तुम्हारी माँ और अप्पा मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ के साथ दुर्घटना हुई, तब मैंने उनकी इतनी सेवा की जितनी तुम भी ना कर सकी। सेवा करते समय मैंने माँ और अप्पा की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सच्चे रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं होते लीलू। वहां एक दूसरे को कहे गए शब्दों का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, वरना वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। माँ ठीक हो गई और हमारे ऊपर की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब बंडू और बेबी दोनों माँ के कितने लाडले हैं। बेबी बोलना शुरू करे, ऐसा उन्हें भी लगता है, वैसे ही दादा को भी। अगर उन्हें प्यार होता ना, तो एक बार बेबी को गोद में उठा लिया होता, उससे बातें करते। रिश्ता काका का, लेकिन व्यवहार परायपन का। मामा, काका ने मुझे 2 चॉकलेट दिए, एक मुझे और दूसरा बेबी के लिए। ये देखो, मेरी जेब में है। अरे ये कब दिए? कल जब अपने आए थे, बेबी नानी के यहाँ गई थी, इसलिए उन्होंने दोनों चॉकलेट मुझे ही दे दिए। ला, इधर दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दे ना, मैं कह रही। बाबा देखिए ना माँ को। अरे जाने दो लीलू। तुम बात देखो। ये आपकी लड़की जन्म से ही गूंगी है क्या बहन जी? हाँ जी। अरे तो इसे गूंगे बहनों के स्कूल में भर्ती करवाना। आजकल तो बहुत से गूंगे बच्चों को वहाँ बोलने के लिए भी सिखाया जाता है। अरे मेरी एक भांजी ही ऐसी थी, गूंगी थी। वो ग्रेजुएट तक पढ़ी है और अच्छी नौकरी भी लगी है। वैसे वो उतना साफ बोलती नहीं है, पर फिर भी बोल तो लेती है ना। इसका नाम क्या है बहन जी? सुरेखा। अरे वाह वाह वाह, नाम की तरह सुंदर भी है ये तो। वही तो फिक्र की बात है बहन जी। दिखने में अच्छी और ऐसी गूंगी रही तो क्या होगा आगे? अरे बोलेगी, ऐसे बच्चे भी होते हैं दुनिया में। पर जो जन्म से गूंगे हो, ऐसे बच्चे भी बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। सिखाने से ज्यादा एक खास बात, यानी हमेशा इनके पीछे बोलने के लिए लगे रहना होता है। ये बोलने लगे, इसके लिए मैं चाहे जो व्रत पूजा सब करूंगी। हमारी देवी माँ के आशीर्वाद से बेबी की वाणी आ जाए तो मैं देवी की सेवा करूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी। बोलेगी जी, बोलेगी, जरूर बोलेगी। बाकी आपका ये लड़का बहुत बोलता है। इसकी बकबक का तो कुछ मत पूछिए। एक के पीछे एक प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है हमेशा। क्या हुआ माँ? मुझे बुलाया क्या? कुछ नहीं, तू बाहर देख। ये आपके वो मिस्टर क्या करते हैं? प्रोफेसर हैं गणित के। अच्छा, लो, प्रोफेसर होते हुए भी इन बातों पर विश्वास है उनका? उनको मुझ पर विश्वास है। वो मेरे लिए आए हैं।
माँ, ओ माँ, माँ वो देखो। क्या है? पहले फिर भाग रहे थे, अब तो घर भी पीछे की ओर भागते जा रहे हैं। तो देखो ना माँ। तू ही देख। अच्छा। सुनो जी, अपनी बेबी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हाँ? क्या कहा? मैं कह रही थी अपनी बेबी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। करेंगे। आपको तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। अरे ऐसा किस लिए कहती हो? मैं इतनी जी जान से कह रही हूँ और आप इत्मीनान से कहते हैं करेंगे। ऐसी बात नहीं है लीलू, जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं। हमने दुर्लक्ष्य किया है क्या? इलाज चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो निश्चित बोलने लगेगी। हे ईश्वर, बेबी जल्दी बोलने लगे जिससे बंडू का मुंह बंद हो। क्या हुआ माँ? क्या बाबा? कुछ नहीं। इसका मुंह बंद करने के लिए कोई दवाई देखनी चाहिए, हमेशा प्रश्न। लो, अब हंसने की क्या बात है? इंसान बड़ा मजेदार है लीलू, जो बोलता है वो कब मुंह बंद करेगा और गूंगी लड़की कब बोलेगी, इसके लिए तुम मनौती मानने चली हो। आपको मालूम है हम बेबी को अस्पताल में रखने की बात कर रहे थे ना, तो ये चालाक कहता है माँ बेबी को अस्पताल में ही रखेंगे, वापस नहीं लाएंगे। और जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगा पड़ोस के सारे बच्चे मुझे गूंगी का भाई कहकर चिढ़ाते हैं। अरे हंसते हैं आप? बंडू, उससे क्या पूछते हैं? क्या हुआ बाबा? कुछ क्या नहीं। हुआ, कहिए ना। कुछ नहीं हुआ। अच्छा माँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। क्या बताऊं? ये गाड़ी चलते हुए हमसे प्रश्न पूछती है, क्यों, किस लिए? इसका उत्तर बताओ ना। मुझे नहीं मालूम ऐसे प्रश्नों के उत्तर, अपने बाबा से पूछ। बाबा से? हाँ, ऐसे बिना सिर पैर के प्रश्न पूछने की और उनका उत्तर ढूंढने की आदत इन्हीं की है। बाबा, माँ कहती है मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए ना। बताऊं? हाँ बाबा। बंडू के लिए, बेबी के लिए। सच बाबा? हाँ। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए, बंडू के लिए, बेबी के लिए। माँ, मुझे तुम्हारा हमारे साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, क्या मुझे तेरे एडमिशन की चिंता नहीं? लेकिन मेरे साथ बाबा है ना। बाबा, अब आप ही समझाइए ना माँ को कुछ। बेटे, वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए आ रही है। यानी? अभी पिछले हफ्ते मुझे 1-2 बार चक्कर आए थे, इसलिए मैंने उससे साथ चलने को कहा था। उधर एडमिशन की भागम भाग में मैं तबीयत की ओर ध्यान नहीं दे सकूंगा। ये साथ होगी तो ठीक ही रहेगा। अब बता, मैं आऊं या नहीं? अच्छा ठीक है माँ, चलो, लेकिन जरा जल्दी करो ना माँ, गाड़ी छूटने का समय हो गया। चलो लाओ, सामान मुझे दो, ये सूटकेस मुझे दो। हाँ, अंदर आओ। हाँ। माँ, मुझे सबके सामने बंडिया मत कहना। बाबा, आप और माँ वहां बैठ जाइए, मैं इधर बैठता हूँ। सुन, अपना बैग मुझे दे दे। ला इधर। अरे रहने दो उसके पास ही। पर तू इधर ही बैठना हमारे पास। नहीं माँ, मैं इधर ही बैठूंगा। और बैग ला, वो मुझे दे। अरे रहने भी दो उसके पास। सुधीर। जी बाबा। थोड़ी देर के बाद मैं बुलाऊंगा, तब इधर आना। अच्छा बाबा। उसने कहीं गुम कर दिया तो? कुछ नहीं हुआएगा। आप भी कमाल करते हैं। क्या होता अगर वो यहाँ बैठ जाता? अरे उसे तुम्हारे पास बैठने की इच्छा नहीं है। माँ से शर्म आती है। सही देखा जाए तो मुझे भी उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। क्यों? अरे एडमिशन के लिए उसे खुद ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इतनी दूर उसे अकेले कैसे भेज देते? भेजना चाहिए था लीलू। मुझे लगता है इस तरह हम इन जवान बच्चों को अपंग बना रहे हैं। हम कहानियां सुनाते हैं कि शिवाजी महाराज ने 16वें बरस में यह किला जीता, माधवराव पेशवे ने 16वें बरस में ज्ञानेश्वरी लिखी, आइंस्टीन ने 16वें बरस में अपना पहला निबंध लिखा। लेकिन हम, सुधीर को 18वां चल रहा है, तब भी उसे रेल से अकेले दूर भेजना नहीं चाहते। हमारे बच्चे को शिवाजी नहीं है। मालूम है, पर मुझे लगता है
हमें कोशिश करनी चाहिए। हम बंडू को ही पूछते हैं। अरे उससे क्या पूछना है? अरे इस बारे में बातचीत उसके साथ होनी चाहिए। एक बात ध्यान में रखो, हम उसके पालक हैं, मालिक नहीं। वो 18 साल का हो गया है और ये उम्र पालकों की सलाह को ना मानने वाली होती है। ये किसने बताया आपको? पढ़ा है मैंने। इंग्लैंड अमेरिका की किताबें पढ़कर उनके नियम यहाँ मत लगाइए। हमारे संस्कार, पद्धति, रीति रिवाज सब अलग है। मानता हूं मैं, इसके लिए उन लोगों की सभी बातें मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अब बंडू यानी सुधीर के बारे में ही देखें। उसे बंडू नाम पसंद नहीं, इसलिए तुम उसे सुधीर कहकर बुलाते हैं। पर मैं तो उसे बंडू ही कहूंगी। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो जाएगी, तब की तब देखूंगी ना। तब कुछ नहीं देखा जाएगा, तब देखोगी केवल उसकी पत्नी का गुस्सा। क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसके पति को बंडिया नाम से पुकारा जाए? सोचो सोचो तुम। आप तो कुछ भी सोचते रहते हैं। फिर तुम्हें याद है मेरे बचपन का नाम, गोटिया देशपांडे? तुम कभी मन ही मन मुझे गोटिया कहकर पुकारो और महसूस करो। हटिए ना, कुछ भी बोलते रहते हैं आप तो। फिर सुधीर को इधर बुलाओ। क्यों? उधर ठीक ही तो बैठा है। अरे उससे बात करेंगे ना, हम पूछेंगे उससे। पूछिए पूछिए, ये तो आपका फालतू शौक है। सुधीर, ए सुधीर, क्या है बाबा? इधर आना। जी बाबा। जगह बहुत है यहाँ, यहाँ आ जाओ। हमेशा से आज गाड़ी में भीड़ जरा कम ही है। सीजन नहीं है ना, इसलिए। देखा ना, रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी अच्छी जगह मिल गई है। हाँ बाबा। यहाँ बैठ, मेरे पास। नहीं, मैं बाबा के पास ही बैठूंगा। अरे माँ के पास ही बैठ जा। नहीं बाबा, मैं खड़ा ही रहता हूँ। बैठ बैठ, उनके पास बैठ। अरे तेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल ही आया, अभी लेकर आता हूँ। देखा बुद्धू को? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ उसे अकेले भेजना मुनासिब नहीं है। उसका क्या है लीला, वो बुद्धू है इसलिए तुम उसे अकेला छोड़ती नहीं, और तुम अकेला छोड़ती नहीं इसलिए उसका बुद्धूपन उसे नहीं छोड़ता। ये लो अपना बैग। उसमें सर्टिफिकेट्स की फाइल है कि नहीं, वो देख पहले। एक देख मिनट, जरा। देखता हूँ। है बाबा, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर गुम हो जाती तो? इसीलिए माँ हमेशा तुझको चौकन्ना रहने के लिए कहती है। लेकिन बाबा, माँ तो मुझे बुद्धू ही समझती है। उन्हें लगता है मैं हमेशा ऐसा ही लापरवाह रहता हूँ। अच्छा सुन जी, तू कल किसी रमेश पांडे नाम के लड़के के बारे में बता रहा था, अब बता सब। हाँ बाबा, वो मेरे साथ 12वीं की परीक्षा में बैठा था, मेरे आगे ही उसका नंबर था। उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स में पूरी नकल की बाबा। कैसे कह रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो नकल उतार रहा था बाबा। इतना ही नहीं, उस समय सुपरवाइजर भी उसे नकल करवाने में मदद कर रहे थे, और ये सब कुछ हम 5-6 लड़के देख रहे थे। तूने तो नहीं की नकल? पर मेरा तो नंबर गया ना माँ। नकल करके उसे 11 अंक मुझसे ज्यादा मिले। इतना ही नहीं, बंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे एडमिशन भी मिला, और मुझे इनकार मिला। ऐसा क्यों? धीमी आवाज में बोल। बताइए ना बाबा, यानी मुझे भी नकल करनी चाहिए थी, ऐसा ही ना? तेरा गुस्सा बिल्कुल सही है सुधीर, पर उसके आगे की बात पर मुझे इतराज है। तुझे भी नकल करनी चाहिए थी, ये कहना ठीक नहीं। आखिर क्यों नहीं बाबा? क्या ये मेरे भविष्य का सवाल नहीं था? बेटे, हमें जीवन में इतने निचले स्तर का नहीं बनना है। नकल करके अंक प्राप्त करना उस लड़के की बुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। आज वो अंक की चोरी करता है, कल आसानी से झूठ बोलेगा, पैसों की चोरी करेगा। नहीं, हमें इस मार्ग से नहीं जाना। पर उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिला ना। देखो बेटे, गलत व्यवहार करने वालों को एडमिशन तो क्या, सर्टिफिकेट भी छूटे मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा भी नहीं देनी पड़ती। लेकिन दूसरी एक बात ध्यान रख, परीक्षा के ये अंक नौकरी के लिए काम आते हैं, पर आगे काम आती है व्यक्ति की सच्ची लगन और कार्यक्षमता। बाबा, तुम्हारा करियर वहां तुम्हारे काम आएगा। अब देखो, मैं खुद एमएससी दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, लेकिन आज अपने विषय में इतना जानकर माना चाहता हूं कि मेरी द्वितीय श्रेणी की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बाबा, आपका समय ठीक था, लेकिन अब शॉर्टकट्स के भी सोचना चाहिए। शॉर्टकट्स? सुधीर, हम सीधे लोग हैं, लेकिन जीवन बिताने की हमारी अपेक्षाएं निराली हैं।
तेरे कहे शॉर्टकट से मैं भी खूब पैसा कमा सकता था। कॉलेज के सिर्फ गाइड्स ही लिखता, हजारों रुपए देने के लिए प्रकाशक तैयार था, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। वैसी तेरी माँ है। 5 साल पहले तेरी माँ को उसके पिताजी स्टेट के हिस्से के 10,000 रुपए दे रहे थे। तब उसने एक ही वाक्य कहा, बाबा मेरी शादी के दिन आपने जैसे मुझे भेजा था उसी में मेरा हिस्सा मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना आशीर्वाद साथ रहने दीजिए। अब तो ये बता, इस तरह से यदि मैं पैसे इकट्ठे करता तो तुझे कहीं भी एडमिशन दिला सकता था मैं। लेकिन आज तेरे एडमिशन की खातिर सैकड़ों किलोमीटर दूर मैं और तेरी माँ तेरे साथ जा रहे हैं। इसका कारण एक ही है, तू अच्छे मार्ग से अपना जीवन बिताए। अच्छी दिशाएं दिखाना बेटे हमारा काम है, पर अच्छा जीवन तुझे व्यतीत करना है। लेकिन बाबा, आपकी ये सब बातें मुझे निराश करती हैं। ये शुरुआत है मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे जीवन का संघर्ष शुरू होगा। हर समय तुझे ऐसी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम बास्केटबॉल खेलते हो ना? जी। कितनी महान क्रांति हुई इस खेल में। अपने हाथों में गेंद होती है, लेकिन डालते ही पास के बास्केट में जाएगी इसका भरोसा कहां होता है। बल्कि वो बास्केट में ना जाए इसके लिए आसपास के खिलाड़ी कोशिश करते हैं, बीच में आते हैं। कहीं कोई 25वीं कोशिश में गेंद बास्केट में डाल पाता है, लेकिन इसके लिए पहले 24 कोशिशें करनी ही पड़ती हैं। निराश होने से कुछ नहीं होता बेटे, यश के लिए 25वीं कोशिश की राह देखनी ही होती है। धीमी आवाज में बोलिए, उस तरफ के लोग आपकी तरफ देखने लगे अरे हैं। देखने दो। फिर सुधीर, 25वीं गेंद की राह देखोगे या नहीं? अब वैसे आप जो कहते हैं वो समझ में तो आता है, लेकिन हाँ। ये लेकिन निकाल दो अपने दिमाग से। नहीं बाबा, ये मुश्किल है। सर अब आप खुद ही सोचिए, हम इतनी दूर एडमिशन के लिए जा रहे हैं और अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला तो? अरे ऐसा अशुभ तो ना बोलो। ना बोलने से शुभ हो जाएगा क्या? शुभ इच्छाओं से ही अच्छा होता है। क्यों, किस लिए, इस नाटक का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। ये श्याम फड़के के मूल मराठी नाटक कशासाठी कोणासाठी का हिंदी रूपांतरण था। रूपांतरकार और अनुवादक अकल्पिता तुलापुरकर, निर्देशक सुदर्शना कुमार। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम खत्म होता है।